हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी शास्त्रीय नृत्य की यानी कि क्लासिकल डांस की क्लास चल रही थी, तो आज भी हम उसी को पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक तो बताया था, तो आज हमको कथक डांस पढ़ाना है जो कि हमारे यूपी का है। तो देखते हैं कथक डांस के बारे में कुछ पॉइंट्स लगवाते हैं, फिर उनसे संबंधित व्यक्ति हैं जो उनके बारे में बताते हैं। तो बात करते हैं कथक की। कथक की तो कथक में कुछ पॉइंट्स हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। तो पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट आता है कि कथक भारतीय शास्त्र, कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख आठ कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। रूपों में से एक है कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य 8 प्रमुख रूपों में से एक है। इसी में अगला पॉइंट आता है कि यह मुख्य रूप से मंदिरों या गांव के मंदिरों या गांव का प्रदर्शन मंदिरों या गांव का प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन था, जिसमें 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 नर्तक प्राचीन यह मुख्य रूप से मंदिरों या गांवों का प्रदर्शन था, जिसमें नर्तक प्राचीन ग्रंथों की कहानियां सुनाते थे। प्राचीन ग्रंथों की कहानियां सुनाते थे। कहानियां सुनाते थे। तो अगला पॉइंट हो गया कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य 8 प्रमुख रूपों में से एक है, जो कि यूपी का है। कथक हमारे कहाँ का तो बात है, यूपी का क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य है। तो ये प्रमुख रूपों में से मंदिरों या गांव का प्रदर्शन, जिसमें नर्तक प्राचीन ग्रंथों की कहानियां सुनाते थे। इसी में अगला पॉइंट आता है कि 15वीं शताब्दी 15वीं और 16वीं 15वीं और 16वीं शताब्दी में स्थित 16वीं शताब्दी में 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रचार के भक्ति आंदोलन के प्रसार के भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक नृत्य एक विशिष्ट विधा के रूप में विकसित हुआ। विधा के रूप में विकसित हुआ। इसी में अगला पॉइंट आता है कि मुगल शासन के दौरान सम्राट कथक नृत्य के संरक्षक थे। कथक नृत्य के संरक्षक थे और इन्होंने
तो मुगल काल के दौरान सम्राट कथक नृत्य के संरक्षक थे और इन्होंने अपने शाही दरबारों में इसे सक्रिय से बढ़ावा दिया। इसे सक्रिय से बढ़ावा दिया। तो ये कथक के कुछ पॉइंट्स थे। तो पहला था कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य 8 प्रमुख रूपों में से एक है। यह मुख्य रूप से मंदिरों तथा गांवों का प्रदर्शन था जिसमें नर्तक प्राचीन ग्रंथों की कहानियां सुनाया करते थे। अगला पॉइंट आता है 16वीं और 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक नृत्य का विशिष्ट विधा के रूप में विकसित हुआ था। जैसे कि हम बता चुके कथक कहाँ से लिया है, तो कथक कथा शब्द से लिया गया है। अगला आता है मुगल शासन के दौरान सम्राट कथक नृत्य के संरक्षक थे और इन्होंने अपने शाही दरबारों में इसे सक्रिय से बढ़ावा दिया था। अब बात करते हैं जो कथक नृत्य से कुछ संबंधित व्यक्ति हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहले आते हैं हमारे बिरजू महाराज। बिरजू महाराज की बात करें तो बिरजू महाराज को पुरस्कार, अगर इनके पुरस्कार की बात करें तो पहला आता है पद्म विभूषण जो कि 1986 में दिया गया। पद्म विभूषण 1986। अगला आता है संगीत नाटक अकादमी। और तीसरा आता है कालिदास सम्मान। तो बिरजू महाराज को पुरस्कार पद्म विभूषण जो कि 1986 में, संगीत नाटक अकादमी और कालिदास सम्मान दिया गया था। अगले आते हैं हमारे लच्छू महाराज। लच्छू महाराज की बात करें तो इनको पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी दिया गया था, वो भी सन 1957 में। 1957 में तो लच्छू महाराज को पुरस्कार मिला था संगीत नाटक अकादमी 1957 में। तो अब बात करते हैं सितारा देवी की। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करें सितारा देवी की। अब बात करते हैं सितारा देवी की। तो सितारा देवी तो ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी कथक के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए जानी जाती हैं। तो सितारा देवी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी
कथक के क्षेत्र में उनके इस योगदान के लिए जानी जाती हैं। इन्हीं के बारे में अगला पॉइंट आता है कि भारत की कथक रानी के रूप में भारत की कथक रानी के रूप में जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत की कथक रानी, तो सितारा देवी ऑप्शन में होगा, सितारा देवी, तो हम उन्हें टिक करेंगे। अगले आते हैं हमारे सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज हुए। अगले आती चंद्रलेखा बिंदादीन। चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज। अगले आते अच्छन महाराज। तो सुखदेव महाराज, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज और अच्छन महाराज। इसी तरह अगले आते हैं कि नारायण प्रसाद हो गए। अगले आते हैं हमारे मंजूश्री चटर्जी। मंजूश्री चटर्जी। कुमुदनी लखिया हो गई। और कालिका प्रसाद, ये व्यक्ति जो हमारे कथक नृत्य से संबंधित हैं। तो कथक टॉपिक आपका समाप्त हुआ। अब बात करते हैं मणिपुरी की। अगला नृत्य आता है मणिपुरी। तो मणिपुरी के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर से है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर से है। इसमें अगला पॉइंट आता है कि राजा भाग्यचंद्र के शासनकाल में मणिपुर के लोकप्रिय रासलीला नृत्य की उत्पत्ति हुई। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो कि मणिपुर क्षेत्र से है। अगला आता है राजा भाग्यचंद्र के शासन काल में मणिपुर के लोकप्रिय रासलीला नृत्य की उत्पत्ति भी हुई थी यहीं से। अगला आता है 15वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म के आगमन के साथ मणिपुरी नृत्य को प्रमुखता दी गई। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स। अब बात करते हैं जो इनसे संबंधित व्यक्ति हैं। तो पहली आती है नैना झावेरी। अगली आती है सुवर्णा झावेरी। रंजना झावेरी और दर्शना झावेरी।
पहली थी नैना जावेरी, सुवर्णा जावेरी, रंजना जावेरी और दर्शना जावेरी। तो ये चारों क्वेश्चन में लिख लेंगे जावेरी बहनें, जावेरी बहनें। जो ये चारों थी, ये चारों बहन थी। तो अगली आते गुरु, गुरु अमली सिंह, गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, नल कुमार सिंह, एल बिन्नो देवी, एल बिन्नो देवी और चारू माथुर। जो कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो कौन? नैना जावेरी, सुवर्णा जावेरी, रंजना जावेरी और दर्शना, मतलब कि चारों जावेरी बहनें, गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल बिन्नो देवी और चारू माथुर। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगला था हमारा शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम, तो ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो पहला पॉइंट आता है हमारा, पहला पॉइंट आता है केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला आता है जो अपनी सुंदर और प्रभावपूर्ण, जो अपनी सुंदर और प्रभावपूर्ण हरकतों के लिए माना जाता है, हरकतों के लिए माना जाता है, हरकतों के लिए माना जाता है। तो मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जो अपनी सुंदर और प्रभावपूर्ण हरकतों के लिए माना जाता है। अब देखते हैं इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके बारे में। तो पहले आते हैं भारती शिवाजी, भारती शिवाजी। अगली आती हैं रागिनी देवी, रागिनी देवी। तीसरे नंबर पर आती है हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी और हो गई मैं श्रीदेवी, श्रीदेवी हो गई। अगली आती है हमारी जो कि है कलाम डलम कल्याणी, डलम कल्याणी, कलाम डलम कल्याणी, कल्याणी अम्मा पूरा नाम का है। अगले आते शांता राव, शांता राव हो गए। और आते हैं हमारी क्षेमवती, लास्ट है डॉक्टर सुनंदा नायर, डॉक्टर सुनंदा नायर, जो कि मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है। तो केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जो अपने सुंदर और प्रभावपूर्ण हरकतों के लिए माना जाता है। जिससे संबंधित व्यक्ति हैं तो पहले भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और कलाम डलम कल्याणी अम्मा
शांता राव क्षेमावती और डॉक्टर सुनंदा नायर। तो अब बात करते हैं हम सत्रिया की। सत्रिया जो कि हमारा 8वां शास्त्रीय नृत्य है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा कि सत्रिया को उत्पत्ति, सत्रिया को उत्पत्ति 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में असम में। तो सत्रिया की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में असम में श्रीमत शंकरदेव, श्रीमत शंकरदेव, श्रीमत शंकरदेव द्वारा, श्रीमत शंकरदेव द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव धर्म, नव वैष्णव आंदोलन, नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में, तो क्षत्रिया की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में असम में श्री शंकर देव द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में 17 मठ से हुई थी। 17 मठ से हुई थी। तो क्वेश्चन आएगा कि क्षत्रिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। क्षत्रिया की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में असम में किसने की थी। तो श्री शंकर देव के द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में 17 मठ से हुई थी। इसी में अगला पॉइंट आता है कि शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य सत्रिया को वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य तो शास्त्रीय नृत्य सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। तो अगर बात करेगा कि क्षत्रिया के फाउंडर तो श्रीमत शंकरदेव, और किस वर्ष शामिल किया गया था, वर्ष 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था। इससे संबंधित व्यक्ति के बारे में जानते हैं। तो पहले आते हैं श्रीमत शंकरदेव, अगले आते हैं शारदी शौकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, और लास्ट आते हैं हमारे गहन चंद्रा। तो ये इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर शास्त्रीय भाषाओं के बारे में बताएं।
तो जैसा कि हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य खत्म हो चुके हैं, तो अब बात करते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो शास्त्रीय भाषा है। तो हम ये जान लेते हैं कि शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी थी और कब किस वर्ष शामिल की गई। तो अब हेडिंग डालते हैं शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं। तो शास्त्रीय भाषाएं के बारे में जानते हैं कि भारत में 6 भाषाओं को, भारत में 6 भाषाओं को, भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का, 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है। शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है। तो भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है। तो अब बात करते हैं वो कौन कौन सी 6 भाषाएं हैं। तो पहली आती है हमारी एक तमिल, तमिल। दूसरी आती है संस्कृत, तीसरी आती कन्नड़, तेलुगु, तेलुगु। पांचवी आती है हमारी मलयालम, मलयालम। और छठी आती है उड़ीसा। तो शास्त्रीय भाषाओं में भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला। पहली तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा। अब बात करते हैं तेलुगु की। तो वर्ष 2000 में घोषित, वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में घोषित सबसे पुरानी भाषा, सबसे पुरानी भाषा। तो तमिल की अगर बात करेगा तो वर्ष 2000 में घोषित सबसे पुरानी भाषा है। अब बात करते हैं संस्कृत की। तो सन 2005 में, सन 2005। कन्नड़ 2008, तेलुगु भी 2008 में और मलयालम 2013। बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा 2014 में ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, सबसे नई घोषित। तो क्या सबसे नई घोषित। तो ये हो गई हमारी शास्त्रीय भाषाएं। तो थैंक यू दोस्तों। आज आपका पूरा टॉपिक जो कि हमारा क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य का चल रहा था, जिसमें हमने आपको सारी शास्त्रीय नृत्य डिटेल में बता दी, उनसे संबंधित व्यक्ति के बारे में भी बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित व्यक्ति।